गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज ये क्लास 10th के बच्चों के लिए चैप्टर नंबर 3 जो वाटर रिसोर्सेज पढ़ना है उसका ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोग के लिए। तो चैप्टर नंबर 3 जो है ये वाटर रिसोर्सेज है। इस वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है। ये वाटर रिसोर्सेज होता क्या है, जल संसाधन होता क्या है। वाटर भी है और नेचुरल रिसोर्सेज है। ये नेचुरल रिसोर्सेज इसको कहा जाता है। इसके निर्माण में मानव का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। ये प्रकृति के द्वारा खुद इसका एक चक्र होता है, वो चलते रहता है। ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं होता है। यानी कि इसका चक्र कभी रुकता नहीं है। ये अभी पानी के रूप में सतह पर पाया जाता है, वाष्पीकरण होता है, फिर जाकर बादल बन जाता है और पुनः ये वर्षा के रूप में सतह पर चला आता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो ये पूरी पृथ्वी है, जो पूरी पृथ्वी हमारी है, इस पूरी पृथ्वी पर 3/4 हिस्सा जो है, ये 3/4 हिस्सा जो है ये जल से ढका हुआ है। यानी ये भी भाग, ये भी भाग और ये भी भाग, या ये भाग, ये भाग और ये भाग बचा हुआ है। कोई 3 भाग, यानी लगभग ये कहा जाता है कि जो पृथ्वी का जो सतह है, इस सतह का सरफेस का 71% जो भाग है वो वाटर मास है। ठीक है, ये वाटर मास है। और 29% जो हिस्सा है इसका, ये 29% जो इसका हिस्सा है ये सरफेस के रूप में, लैंड मास के रूप में है। ये 29% ही सरफेस पर दुनिया की सारी क्रियाएं मानव करता है। फॉरेस्ट भी है, रोडवेज भी है, पॉपुलेशन भी है, रेलवे भी है ना, जितने भी तरह के हॉस्पिटल भी है, इंडस्ट्री भी है, जितने भी कार्य होते हैं ये 29% पे ही होते हैं। और 71% हिस्सा जो अर्थ का होता है वो सरफेस लैंड जो है, सरफेस है, वो जल से ढका हुआ होता है। अब ये जो 71% जो वाटर है ये पूरे सरफेस का 2/3 शेयर होता है, यानी 2/3 हिस्सा वो क्या होता है, जल का होता है पृथ्वी के सतह पर। तो पृथ्वी के सतह पर जब 71% जलीय भाग है, फिर भी यह सुनने के लिए आता है कि बहुत सारे इलाके में जल की कमी है। इसके पीछे कारण क्या है? लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है, खाना बनाने के लिए पानी नहीं मिलता है, खेतों में पानी पटाने के लिए, इरिगेशन के लिए पानी नहीं मिलता है। कारण क्या है? इसका मूल कारण यह है कि आप खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए, खाना बनाने के लिए और इरिगेशन के लिए आप जिस जल का प्रयोग करते हैं उस जल को हम लोग फ्रेश वाटर बोलते हैं। फ्रेश वाटर बोलते हैं। और ये फ्रेश वाटर मात्र पूरे पृथ्वी के सतह का है ना, यानी जो वाटर मास है उस वाटर मास का, यानी 71% है, ये अपने आप में 100% होगा। तो ये अपने आप में जैसे ही 100% होता है, ये 100% का 3% हिस्सा जो है ये फ्रेश वाटर के रूप में होता है। और बाकी है ना सलाइन वाटर के रूप में 97% वाटर होता है। और ये जो सलाइन वाटर होता है, ये जो सलाइन वाटर होता है, ये सलाइन वाटर खास तौर से सी एंड ओशियन के रूप में पाया जाता है। 97% वाटर जो ये है सी और ओशियन के रूप में पाया जाता है।
और 3% जो ये वाटर होता है आपका, जो ये 3% वाटर होता है, याद रखिए ये 2 भाग में बढ़ जाता है, ये 2 भाग में बढ़ जाता है। एक भाग ग्लेशियर के रूप में और दूसरा भाग सरफेस वाटर के रूप में। ये सरफेस वाटर हो गया, ये सरफेस वाटर होगा और ये ग्लेशियर हो गया। तो मात्र 1% वाटर जो है ये ग्लेशियर के रूप में 2% हो जाता है और ये आपको 1% हो जाता है, मात्र 1% ग्राउंड वाटर। सतही जल में भी किस रूप में? रिवर के रूप में, पॉन्ड के रूप में, केनाल के रूप में, etc। ये मात्र 1% वाटर होता है और ये जो होता है 2% होता है। निश्चित तौर पर इतनी बड़ी आबादी पूरे पृथ्वी पर जो आबादी है और जो आबादी बढ़ रही है, क्या ये जल पर्याप्त मात्रा में हो सकता है? नहीं। वो भी जो ये वाटर पाया जाता है, जो ये वाटर पाया जाता है, वो वाटर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वह एक समान नहीं होता है ना। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो है सभी जगहों पे, सभी प्लेस पे एक समान नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं भारत के रेगिस्तान को, जिसको थार डेजर्ट बोलते हैं, ये थार डेजर्ट है ना। यहां पे क्या होता है? लेस देन 25% रेनफॉल। यानी ये मात्र समझ लीजिए कि 25% ही 25% नहीं, लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस है ना। 25 डिग्री सेल्सियस ही वाटर होता है, यानी 25 डिग्री सेल्सियस से कम वर्षा होती है। तो उन इलाकों में क्या होता है? वेजिटेशन का विकास नहीं हुआ, नेचुरल वेजिटेशन का विकास नहीं होता है, कृषि कार्य नहीं होता है, मानव निवास नहीं करते हैं, नहीं, जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं और टेम्परेचर बहुत हाई होता है। अब जैसे ही टेम्परेचर हाई होगा, अब 25 सेंटीमीटर से, है ना, कम बारिश होगी, 25 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होगी, निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि उन इलाके में वाटर स्कार्सिटी होगा, जल की नितांत कमी होगी। इस नितांत कमी को पूरा करने के लिए कोई ना कोई रास्ता अपनाना होगा, कोई ना कोई दिमाग लगाना होगा, किसी न किसी टेक्नोलॉजी का विकास करना होगा, तभी जाकर के इस नितांत कमी को हम लोग झेल सकते हैं। अब क्या होता है, इस इलाके में जानवर पाए जाते हैं, लेकिन वो जानवर पाए जाते हैं जो पानी के बिना महीनों 2 महीनों तक रह सकते हैं। यहां पे वो पेड़ पाए जाते हैं, वे वनस्पतियां पाई जाती हैं जिनकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं, अंडरग्राउंड हो जाती हैं और नीचे से उनको पानी मिलता है। किसी भी वनस्पति के विकास के लिए 3 फैक्टर 4 फैक्टर होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं वो।
वो कौन से फैक्टर हैं? उसमें पहला फैक्टर ये होता है कि उसको वाटर चाहिए। दूसरा फैक्टर होता है कि उसको टेम्परेचर मिलना चाहिए, सूरज का प्रकाश मिलना चाहिए। और तीसरा फैक्टर होता है कि उसको खनिज लवण की जरूरत होती है, यानी मिनरल्स की जरूरत होती है। तो जो कैक्टस होता है, खजूर हो रहा है, बबूल होता है, जो कांटेदार पौधे होते हैं, उनकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं। उनकी जड़ें क्या होती हैं? अंदर के तरफ चली जाती हैं और वहां जाने के बाद वहां से उनको पानी मिलता है। उसके बाद क्या होता है? सूरज का प्रकाश यानी टेम्परेचर बहुत हाई रहता है वहां। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये देखिएगा कि उनको मिनरल्स और खनिज लवण मिट्टी से और हवा से मिल जाता है, जिसके कारण इस तरह के कांटेदार जो पौधे होते हैं, वनस्पतियां होती हैं, उनका विकास वहां पे आसानी से होता है। जब सूरज की किरणें उनके कांटों पे पड़ती है, उनके कांटे बहुत नुकीलेदार होते हैं, इतने नुकीलेदार होते हैं, इतना कम होल होता है कि सूरज की किरणें जब उस पर पड़ती भी हैं, फिर भी इवोपरेशन की क्रिया इतनी कम होती है कि उस पेड़ में वाटर जो होता है 24 आवर अवेलेबल होता है। उसको अपने सरवाइव करने के लिए वाटर की कमी नहीं होती है और नीचे से जड़ के माध्यम से, रूट के माध्यम से उसको पानी मिल जाता है। अब इस तरह के पौधे यहां विकास करते हैं। जैसे कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज इसलिए कहा जाता है कि रेगिस्तान में ऊंट जो होता है, उसके शरीर पर एक हम्प होता है। उस हम्प में एक बार वह 100 से 200 लीटर पानी पी लेता है। 100 से 200 पानी लीटर एक बार में जब वह पी लेता है, तो आसानी से वह महीनों 2 महीनों तक वह घूमता रहता है। फिर जहां पानी मिलता है फिर उसको पूरा कर लेता है। अब उसको पानी की जरूरत नहीं होती है। साथ ही साथ रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्यों? क्योंकि उसका जो सोल होता है, तलवा, वो चौड़ा होता है और गद्दादार होता है, मुलायम होता है। और बालू भी सॉफ्ट होता है। रेगिस्तानी इलाके जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं, जिसके कारण वह उस पर पड़ता है तो वह ऊपर के तरफ उछलता है। उसका पैर जैसे ऊपर उस पर पड़ता है, वह ऊपर के तरफ स्पंज करता है, जिसके कारण, और चौला भी होता है, वह उस बालू वाले इलाके पे यानी रेगिस्तानी इलाके में तेजी के साथ चल पाता है, जो कि दूसरे जानवर नहीं कर पाएंगे। दूसरे जानवर का पैर उसमें धंस जाएगा। अब यही कारण है कि वह उन क्षेत्रों में दौड़ता है। जैसे जहाज आकाश में उड़ता है ना, आपके दूसरे भागों में घोड़े, कुत्ते, है ना, जिस तरह से दौड़ते हैं उस तरह से उस इलाके में वह ऊंट दौड़ता है। और वहां सारे के सारे कार्यों को ऊंट के द्वारा ही कंडक्ट किया जाता है। इसीलिए वो बहुत तेज चलता है उस पे और आसानी से चलता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। इसीलिए ऊंट को यानी कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और ना ही कहीं कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। साथ ही साथ आप देखिएगा कि जो वाटर जो होता है एक समान डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। कहीं पे वाटर लेवल ऊंचा होता है, कहीं पे वाटर लेवल नीचा होता है। तो अब ये वाटर लेवल और नीचा नहीं जाए, अब हम लोग वाटर का कैसे प्रयोग करेंगे कि वाटर सतह पर फ्रेश वाटर की कमी नहीं हो। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस जल को सार्वभौमिक जल स्तर पर यानी सार्वभौमिक स्तर पर जल स्तर नीचे नहीं जाए, उसके लिए एफॉरेस्टेशन की क्रिया करते हैं।
ठीक है। साथ ही साथ एक प्रोजेक्ट चलाते हैं जिस प्रोजेक्ट का नाम है मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है। मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है। ये मल्टीपर्पस जो प्रोजेक्ट है, ये मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट इसलिए चलाए जाते हैं, और मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट में डैम को लिया जाता है। यानी डैम में हम लोग क्या करते हैं, रिवर के वाटर को डैम बन जाता है, इसकी निकासी हो जाती है। अब नदियों के जल इसमें प्रवाहित हो जाते हैं, और जब जरूरत पड़ता है तो इस डैम के वाटर का प्रयोग हम लोग इसमें कैसे रखते हैं, तो फ्लड आता है, नदियों के जल स्तर में वृद्धि होती है, वो पानी निश्चित तौर पे नदी के किनारे वाले भाग में रहने वाले लोगों को प्रभावित करता है। तो उससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं, इस डैम के वाटर का सप्लाई, इस नदी के वाटर का सप्लाई इस डैम में कर दिया जाता है। इसमें का पानी जो होता है वो इसमें चला जाता है। क्या हो गया, बाढ़ कंट्रोल हो जाता है। तो डैम को बनाने का उद्देश्य ये था कि बाढ़ को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना। जब बाढ़ कंट्रोल होगा, निश्चित तौर पे प्रॉपर्टी का लॉस नहीं होगा, जान माल की क्षति नहीं होगी, सॉइल इरोजन नहीं होगा, पेड़ों का कटाव नहीं हो पाएगा। तो निश्चित तौर पे इन सारे चीजों का बचाव होगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, इस डैम में वाटर रख लेते हैं। अब इस डैम का प्रयोग क्या किया जाता है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के रूप में किया जाता है। फिर इसका और क्या उपयोग किया जाता है, कुकिंग फूड हो गया, खाना बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी, प्रोवाइड करने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जिसको बोला जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी जलीय विद्युत उत्पादन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आपको ड्रिंकिंग वाटर के लिए सप्लाई किया, फिर आपको इरिगेशन के लिए सप्लाई किया जाता है, और फिशरिंग के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, यानी मछली पालन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो एक डैम बनाने से, इस डैम से इतने सारे फायदे हुए। तो एक चीज का इतना फायदा हुआ, तो निश्चित तौर पे ऐसे चीजों को, है ना, मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट कहा जाता है। बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है, जो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। अब क्या होता है, इस डैम के वाटर को हम लोग क्या करते हैं, इस रूप में करते हैं, जैसे हीराकुंड डैम, भाखरा नांगल डैम, भाखरा नांगल डैम है, हीराकुंड डैम है, भाखरा नांगल डैम है। हीराकुंड डैम उड़ीसा में महानदी पर है, जो पूरे भारत में झींगा पालन के लिए बहुत प्रसिद्ध है।
भाखड़ा नंगल डैम है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए प्रसिद्ध है, वाटर ड्रिंकिंग के लिए प्रसिद्ध है, इरिगेशन के लिए प्रसिद्ध है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए प्रसिद्ध है। तो एक जल का, डैम के जल का कई रूपों में उपयोग किया जाता है। एक डैम के जल का, जो नदी का वाटर था उसको डैम में डाल दिया, और उस डैम के वाटर को हम लोग इन रूपों में प्रयोग करते हैं। निश्चित ही तौर पे हम लोग ये कह सकते हैं कि ये हमारे लिए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, और ये जितनी समस्याओं को खड़ा करता है हमारे बीच, उन सारे समस्याओं से ये हमको निदान भी दिला दिया। तो वाटर कंजर्वेशन करने का यह एक अच्छा तरीका है कि वाटर हमारा बच भी गया और हमारी आवश्यकता की पूर्ति भी हो गई, किसी जान माल का क्षति भी नहीं हुआ। अब रहा बात कि यह डैम केवल हमको बाढ़ से बचाने का काम ही नहीं करता है, बल्कि बाढ़ को लाने का यह काम भी करता है। यानी बाढ़ को यह क्या करता है, लाता भी है। तो बाढ़ को कैसे लाता है, ये इसका तली है, बॉटम। अभी क्या होता है कि नदी का वाटर जो आता है इसमें निश्चित ही तौर पे ये इसमें क्या करता है, नदी अपने साथ तलछट को लाती है, यानी सिल्ट को लाती है, यानी पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े को लाती है और इसके बॉटम में जमा हो जाती है। एक ऐसा भी समय आता है कि ये बॉटम जो है यहां तक जमा हो जाता है, ऊपर वाले इलाके तक। अब जैसे ही इस पे कम पानी भी आएगा तो ये ओवरफ्लो कर जाएगा। जब ये जम जाएगा तो निश्चित ही तौर पर ये वाटर जो है वाटर फ्लो है ना कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका तली जो है बहुत ऊपर चला गया। तो बाढ़ का एक ये भी कारण हो गया। जितनी नदियां थीं उन नदियों के जो बॉटम थे, उस बॉटम का ऊपर उठना बाढ़ का ये कारण बन गया। पहले नदियों का जो बॉटम होता था वो गड्ढा होता था, उसमें वाटर को ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उसमें होता था। अब क्या होता है, वाटर की क्वांटिटी कम ही होती है, तब तक वह क्या करता है, किनारे वाले भाग में ओवरफ्लो कर जाता है, जिसके कारण जान माल की ज्यादा क्षति होती है और प्रॉपर्टी ज्यादा लॉस होता है। तो इन्हीं सभी चीजों से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वाटर कंजर्वेशन करते हैं या वाटर मैनेजमेंट करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, या वाटर कंजर्वेशन का मतलब होता है जल संरक्षण करते हैं। तो हाउ कैन वी कंजर्व आवर वाटर, हम लोग कैसे अपने जल का संरक्षण कर सकते हैं, एंड हाउ कैन वी मैनेजमेंट आवर वाटर रिसोर्सेज, या अपने जल संसाधन का कैसे प्रबंधन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही तक, फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। इसी वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनको पढ़ेंगे, और अगले क्लास में आपका ये वाटर रिसोर्सेज चैप्टर जो है वो समाप्त हो जाएगा। अभी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को आपको बताया गया, आप अपनी किताब से अध्ययन कीजिएगा और इस वीडियो को सुन करके उसमें देखिएगा कितना % आपकी बातें जो हैं वो मिल रही हैं। और अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो ऑनलाइन क्लास जो चल रहा है उस क्लास में पूछ लीजिए, और बाकी यहाँ जो वीडियो बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, उसको गौर से देखिए और सुनिए। इसी के साथ थैंक यू, आप लोगों को धन्यवाद।